नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जो है 15 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब, किसके साथ? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे कहा जाता है HSRA, के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और दोनों को गिरफ्तार कर जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई और 23 मार्च 1931 यानी कि कल के दिन को जो है 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी और उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश जो है वह मृत्यु सदृश उदासी में जो है डूब गया था। तो इसी वर्ष जो है 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं और खुश रहो अहले वतन, हम तो वतन करते हैं? किसके द्वारा ये कहा गया है? तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, वाजिद अली शाह के द्वारा। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की ये कथन है और भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार यानी कि AC मजूमदार ने कहा था कि 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमा यानी कि उदारवादी और उग्रवादी ने अब जो यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। तो यहाँ पे जो है लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें जो है चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो वही जो है पूछा गया आपसे, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। और चौथा प्रश्न है, वह प्रदेश कौन था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह था अवध। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। तो वहाँ जो है आपका ए विकल्प से होगा। पूछा गया वह प्रदेश कौन था जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह था आपका अवध। पांचवा प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। इसके सदस्य जो थे वो DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे, जबकि MEL टैनर सचिव थे। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को जो है सदस्य बनाया गया था, जिसमें अनुग्रह नारायण शामिल नहीं थे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका कि लीजा प्राप्त होता है कहाँ से? तो यहाँ पे आपका ए विकल्प से हो जाएगा, चीड़ के वृक्ष से। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है। और उत्तराखंड में जो है लीसा ये स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। सातवां क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला है साफ आकाश से, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो निम्नांकित कूटों में से अपना उत्तर चुनें।
तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सभी जो है यहाँ पे सही है। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है और मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र वह बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश जो है वह स्वच्छ हो जाता है। तो तीनों ही कथन यहाँ सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा नगर के। ये टिस्को जो है ये भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। ये टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। 9वां क्वेश्चन है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पौनें प्रवाहित होती हैं? तो यह होता है हिंद महासागर में, बी विकल्प से हो जाएगा। लंबी चालीसा पछुआ पौने होती हैं जो कि केवल 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। और 10वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ बांध, तो आपको मिलान करना है। सबसे पहला है कोलोरेडो, तो कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध बनाया गया है यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है, बी का तीसरा हो जाएगा। नील नदी पर आपका असवान बांध बनाया गया है, सी का हो जाएगा पहला। और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध का निर्माण किया गया है, डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 4 3 1 2। तो देख सकते हैं डी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। कथन ये दिया गया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। कारण आर है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ आपका ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग आधा भाग ही दिखाई देता है, तो इसलिए आपका कथन ए जो है वो आपका सही है। और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा ये अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय यानी कि 27 दिन 8 घंटे और 43 मिनट में ये पूरा करता है। तो कारण भी आपका यहाँ सही है और कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या है। तो आपका ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। शून्य जुताई ये आप खेती करने का वह तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। इसके कारण भूमि में नमी बनी रहती है। और खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग एवं फसल अवशेष को खेत में रहने देने के कारण भी भूमि की नमी में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो है ये तीनों ही पद्धतियाँ कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है कौन सा है वह? तो वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 19.17% की हिस्सेदारी के साथ जो है ये शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और 14वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है स्थानांतरी खेती। तो सबसे पहले है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में स्थानांतरी खेती को कुमारी के नाम से जाना जाता है, ए का हो जाएगा चौथा। और बी है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरी खेती को वालतरे कहा जाता है, तो बी का हो जाएगा दूसरा। उत्तर पूर्वी भारत में यह झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, सी का हो जाएगा तीसरा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह डाहिया के नाम से जाना जाता है, तो डी का हो जाएगा पहला, यानी कि 4 2 3 1। तो 4 2 3 1 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है किस राज्य में? तो कर्नाटक में है ये, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्नाटक स्थित ये नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से करीब
आपका 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कोडागू और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और 16वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो पश्चिमी घाट में, डी विकल्प से हो जाएगा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है और यह एक पक्षी जो है एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है और वनों की कटाई होने से इस पक्षी का प्राकृतिक आवास वह नष्ट हो रहा है। यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों में भी पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे है, तो यह आपका उपयुक्त सभी यानी कि डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है और रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूह को क्षति पहुँच सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं यानी कि माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा कि ये समुद्री परितंत्रों के लिए जो है हानिकारक मानी जाती हैं। और 19वां प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 में दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर ये विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 266 में जो है भारत और राज्यों की संचित निधि एवं लोक लेखे से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 300 में संघ एवं राज्यों के नाम से वाद एवं कार्यवाहियों का जो है वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 368 इस संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। और 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो यह राष्ट्रपति, बी ऑप्शन से हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 263 में जो है राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत किया गया है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में सरकारी आयोग की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। 21वां क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी कि अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ये ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 1966 में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और 1967 में मोरारजी देसाई ने देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंतैया बने और वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस आयोग ने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे मोरारजी देसाई। 22वां प्रश्न, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी कि जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि, तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाए कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में जो है जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम यानी कि 1/6 मत नहीं हासिल कर पाता है तो यह राशि खो बैठता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो तो ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में वो तो दिया नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। 23वां प्रश्न है, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है, तो डी विकल्प से हो जाएगा कि अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। हरित क्रांति का संबंध जो है फसल के उत्पादन से है और इसमें अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों और अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के उपयोग से फसल के उत्पादन में जो है ये उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गॉड ने 1968 में किया था और नॉर्मन ई बोरलाग के प्रोत्साहन तथा प्रेरणा और श्रीमती इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन सभी के प्रयासों से जो है भारत में किसानों को उच्च उत्पादक किस्में उपलब्ध कराने का यह कार्यक्रम अस्तित्व में आया। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वह एम.एस. स्वामीनाथन
को जाना जाता है और विश्व में जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। 24वां प्रश्न है, जोनास साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं पोलियो के टीके के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वो 25वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ। तो सबसे पहला है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा है? तो वह कैल्शियम फास्फेट, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। और बी है, सिरका में उपस्थित अम्ल, तो यह होता है एसिटिक एसिड, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा यहाँ। और दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण, सी का पहला हो जाएगा। और फलों का पकना ये एथिलीन के कारण, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 26वां प्रश्न, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो यह लैक्टोबैसिलस के कारण, डी विकल्प से हो जाएगा। दूध आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है और यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को जो है लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध जो है वह खट्टा हो जाता है। तो दूध खट्टा होने के कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड। दोस्तों, यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी SSSC, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAMLEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 रुपये पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 रुपये आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है, x² - 1/x+1 भागा है x³ - 1/x² + x+1 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले x² - 1 को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x - 1 और एक ब्रैकेट में x+1 लिख सकते हैं। बटा जो है हो जाएगा यहाँ पे x+1। उसका भागा दिया गया है तो भागा को जो है यदि हम इसे हल करेंगे तो गुणा कन्वर्ट करेंगे तो आपका ए सेकेंड वाला जो है नीचे यानी कि हर जो है वो अंश हो जाएगा, अंश वाला जो है हर हो जाएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे आपका x² + x+1 अपान हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x² + x+1 हो जाएगा ये। तो x - 1 इंटू हो जाएगा आपका 1 अपान एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1। तो ये आपका इससे कट जाएगा, कितना बचा 1। तो आंसर जो हो जाएगा आपका 1 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा यहाँ। 28वां प्रश्न है, 9x² - RX + 81 = 0 के मूल समान होंगे यदि r के मान हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा ±54। और अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 20 रुपये में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है तथा उन्हें 25 रुपये में 20 सेब बेचता है तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है कितना होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर इंटू 100, इसी फार्मूले पे लग जाएगा। तो प्रतिशत लाभ जो है पूछा गया है आपसे बराबर हो जाएगा
25 का स्क्वायर आप कर दीजिए, माइनस जो है 20, कितने रुपए में, 20 रुपये, तो 20 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा, तो कितने रुपए में बेचता है, तो 20, तो ये भी हो जाएगा 20 का स्क्वायर इंटू 100 कर देंगे आप, हल करेंगे आप तो 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, अपान जो है 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा इंटू 100। तो आपका जो है यहाँ पे 625 में से आप 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 बटा कितना हो जाएगा आपका, ये 100 कट जाएगा 4 बार में, तो 4 हो गया ये। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 56.25 जो है आपका आंसर आएगा 56.25%, यानी कि डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको जो है देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 4 8 5 टोटल जोड़ेंगे, 8 4 12 8 20 5 25, तो 25 का जो है वर्ग कितना है, 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। इस तरह आप 10 9 हो जाएगा 19, 19 7 हो जाएगा आपका 26, 26 10 हो जाएगा 36, 36 किसका इसका स्क्वायर है, तो 6 का है। तो इसी तरह आप इसको जोड़ लीजिए, 12 14 हो जाएगा आपका 26, और 15 26 15 हो जाएगा आपका 41, 41, तो 41 हो गया, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो अब 49 माइनस 41 कर देंगे आप, कितना बचेगा 8, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए आपका 8, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसमें से कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या जो है 12 होगी, आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित 3 चित्रों का परीक्षण कीजिए जिनमें संख्याएं एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि 6 4 कितना हो जाएगा, 6 4 होता है 10, और 10 में को हम 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। इस तरह 5 और 7 कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 6। इस तरह 8 और 6 आप जोड़ दीजिए, 8 6 हो जाता है 14, 14 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 7। तो आंसर जो आएगा आपका 7 होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पूछा गया तीसरी आकृति चित्र में लुप्त संख्या क्या होगी, तो 7 आएगा वहाँ। अगला क्वेश्चन है यदि किसी निश्चित कोड में ALMIRAH यानी कि अलमीरा को BNPMWGO लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को DNRWLUA के लिए लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं बी को ए कोड किया गया है, यानी कि एक जो है माइनस किया गया, इस तरह एन को कोड किया गया है यल। तो यहाँ आप देख सकते हैं LMN यानी कि -2 हो जाएगा। इस तरह P को कोड किया गया है यम, तो MNOP 3 हो जाएगा, यानी कि एक एक जो है बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो 7 तक आपको जो है माइनस कर देना है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि DNRWLUA किसके लिए कोड किया गया है, तो D के पहले जस्ट क्या आएगा C आएगा, तो हो गया। N के 2 यानी 2 घटाना है, क्योंकि जैसे दूसरा संख्या को 2, तीसरे को 3 घटाना है, चौथे को 4, पाँचवें को 5, छठवें को 6 माइनस करना, सातवें में 7 माइनस कर देना है। तो n-2 करेंगे आप तो हो जाएगा कितना L होगा, तो CL आप देख सकते हैं 2 ही ऑप्शन में जो है आपका आ जाएगा, यानी कि C ऑप्शन यहाँ से होगा CLOSGOT। आप चेक कर सकते हैं R-3 करेंगे तो हो जाएगा आपका OPQR, यानी कि सही है। तो इस तरह आपका C ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर प्रसिद्ध है, यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर कास्ट नक्काशी और घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और इसे कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ उत्पाद, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं ये बताना है। तो सबसे पहला है लखीमपुर खीरी शिल्प नक्काशीदार कास्ट के लिए दिया गया है, तो ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। नक्काशीदार कास्ट शिल्प के लिए अभी बताया गया सहारनपुर जो है फेमस है, बिजनौर है,
उसके बाद बुलंदशहर, ये सभी नक्काशीदार कास्ट के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लखीमपुर खीरी। तो पहला ही सुमित ने खुर्जा, ये मृत्तिका शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, जलेसर जो है ढलवा घंटिया के लिए जो है प्रसिद्ध है। 36वां प्रश्न है, 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 15 से 22 नवंबर 2020 के मध्य वर्ल्ड टूर सत्र यानी कि ATA 2020 की अंतिम प्रतियोगिता ATP फाइनल्स 2020 लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ, और जिसके जो है विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। 37वां क्वेश्चन है, 23 से 25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया जा रहा है? तो ये भारत और सिंगापुर, जैसा कि नाम से ही जो है प्रसिद्ध, यहाँ आप जान सकते हैं सिम्बेक्स, SIMBEX। तो भारत और सिंगापुर के मध्य है, ये नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका आयोजन जो है अंडमान सागर में किया जा रहा है, और ये इस अभ्यास का यह 27वां संस्करण है, और इसका आयोजन सबसे पहले 1994 से प्रतिवर्ष जो है ये किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा देना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। 38वां प्रश्न, 21 नवंबर 2020 को किसे लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है रमेश पोखरियाल निशंक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 39वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी कहाँ पर? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो है महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली, याद रखिएगा, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी, और यह जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। यह मिल कपास से वस्त्र बनाने का काम करेगी। नाम याद रखिएगा इसका कि जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल इसका नाम है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में जो है विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया गया, और वर्ष 2020 में इस दिवस का थीम जो था सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इस बार का थीम रहा, और यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे पहले 24 जुलाई 2013 से जो है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इस दिवस को मनाने का निश्चय किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये था आपका जो है GIC प्रवक्ता के लिए जो है GS का 16वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।